मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानना है जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों को, वो है वेग समीकरण। तो वेग समीकरण को रियल लाइफ से रिलेट करके कैसे जाने, वही हम लोग को जानना है। तो आप देखिए, किसी भी रिलेशन को, जैसे एक लड़का है एक लड़की है, तो उसके रिलेशन को या भाई बहन कहेंगे या लवर कहेंगे या कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ऐसे रिलेशन होते हैं। वैसे ही वेग समीकरण को रियल लाइफ से रिलेट कर कैसे जाने, वही जानना है हम लोगों को। तो इसका परिभाषा देखिए क्या होता है कि वह समीकरण जो अभिक्रिया की वेग तथा उसके अभिकारक की सांद्रता के बीच संबंध बताता है। किसके किसके बीच? तो अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सांद्रता, जो दोनों के बीच का संबंध बताता है, उसी को वेग समीकरण कहते हैं। तो आइए कैसे रिलेशन किसके किसके बीच होता है कैसे जाने। तो माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया ए कन्वर्टेड बी, अगर इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार होता क्या है कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी अभिकारक, ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता, इसे अभिकारक कहते हैं और इसे उत्पाद कहते हैं। तो वही जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर ये कंसंट्रेशन हटाया जाएगा यहाँ से समानुपातिक एक कांस्टेंट आएगा, dx अपॉन dt बराबर k। ये जो समीकरण होता है dx अपॉन dt इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसी को कहते हैं वेग समीकरण। क्या कहते हैं इसे? वेग समीकरण। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखें। मान के चलिए H2 प्लस I2 कन्वर्टेड टू HI, अगर इस पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? जैसे यहां देखिए क्या था, dx अपॉन dt, अब क्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक, इसमें अभिकारक क्या है? H2 है, I2 है, तो हो जाएगा आपका H2 I2। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर एक समझ में ना आए तो वहां से देख सकते हैं। फिर dx अपॉन dt, यहाँ कंसंट्रेशन हटाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, जिसे फिर H2 यहाँ किया जाएगा, फिर I2। ये रहा आपका वेग समीकरण। तो किसके किसके बीच संबंध देखें हम लोग? अभिक्रिया का वेग तथा उसके अभिकारक की सांद्रता। यह है अभिक्रिया का वेग आपका, यह है अभिकारक की सांद्रता, इसके बीच जो संबंध बताता है उसे ही वेग समीकरण कहते हैं। तो आपका वेग समीकरण, लगे हाथ वेग स्थिरांक भी जान लें कि वेग स्थिरांक होता क्या है, क्योंकि वेग स्थिरांक को जानने के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। यहाँ लिखिएगा dx अपॉन dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही आप मिला था हम लोग को वेग समीकरण से। तो dx अपॉन dt बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसे कैसे जाने? अगर ये जो अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता है, अगर इसे 1 मान लें, क्या माने? 1 बराबर 1 मोल पर लीटर, अगर इसे माने 1 मोल पर लीटर, तो बच क्या जाएगा? वहां बचेगा आपका dx अपॉन dt बराबर के, क्या बचा? के। कैसे? इसको 1 मान लिया है, यहाँ 1 से गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या बचा? dx अपॉन dt बराबर के। अब इससे परिभाषा कैसे बनाए वेग स्थिरांक का, वही जानना है। तो ये क्या है? अभिकारक की सांद्रता। तो पढ़ेंगे इसको कि अभिकारक की एकांक सांद्रता पे, अभिकारक की एकांक सांद्रता पे अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक। अभिकारक की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक कहलाता है। बस यही जानना था। वेग स्थिरांक हम लोग को लिख देते हैं यहाँ कि अभिकारक की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग
ये लिखना है क्या, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक कहलाता है। ये जो वेग स्थिरांक है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंटरमीडिएट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक क्या होता है, और वेग स्थिरांक को एक और नाम से जानते हैं जिसे विशिष्ट अपक्रिया का दर कहा जाता है। क्या, विशिष्ट अपक्रिया का दर। तो वैसे ही वेग समीकरण के जानने के तुरंत बाद हम लोग जाने क्या, वेग स्थिरांक क्या होता है। बस इसी से जो वेग समीकरण मिला हुआ है हम लोग को, इसी से इसका परिभाषा बनाना है वेग स्थिरांक का। तो वेग स्थिरांक जाने हम लोग, वेग स्थिरांक को एक और नाम से जाना जाता है जो हर जगह पूछा जाता है, विशिष्ट अपक्रिया का दर कहा जाता है इसे। क्या, विशिष्ट अपक्रिया का दर। तो देखिएगा वेग स्थिरांक जो होता है इसका मात्रक अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपक्रिया की कोटि, तो मान चलिए किसी भी कोटि के लिए, nवें कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। ये फार्मूला आप जान लें तो हर जगह काम देता है। ये फार्मूला जानना बहुत जरूरी है कि nवें कोटि मतलब किसी भी कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है आपका मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, यही होता है आपका। इसे जान लें आप, इस फार्मूले से nवें कोटि यानी किसी भी कोटि के अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक निकाला जा सकता है। क्या होता है, मोल पे पावर 1 माइनस n लीटर पे पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, यही होता है आपका। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, और जहां न समझ में आए तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वेग समीकरण, तो ये दो लोगों के संबंध के बीच जो अब कि वो स्थापित होता है रिलेशन, उसे वेग समीकरण कहते हैं। और वेग समीकरण ये निकल के आया हम लोग का, यहाँ आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया। और वेग समीकरण से ही हमको वेग स्थिरांक जानना था, तो वेग स्थिरांक जान लिए। बस यही कि इसको 1 मोल कर दीजिए, फिर जो इससे परिभाषा बनेगा वही बनेगा वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसका मात्रक कैसे निकालें, तो यही फार्मूला होता है किसी भी कोटि की अपक्रिया का मात्रक निकालने के लिए। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। धन्यवाद।